अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। टॉपिक हमारा जो पीछे से चलता आ रहा है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसी में हम आज सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल के साथ सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले हमने मैस स्प्रिंग सिस्टम की एग्जांपल यूज़ की, जिसमें हमने देखा कि कैसे मैस है जिसका हमने एक स्प्रिंग के साथ अटैच किया हुआ है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है। उसकी प्रॉपर्टीज क्या थी, कौन सी फोर्स है जो उसको मेन से एक्सट्रीम की तरफ मूव करवाती है और कौन सा ऐसा फैक्टर है जो उसको मेन से एक्सट्रीम की तरफ मूव करवाता है। तो ये चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। आज हम जो एग्जांपल यूज करेंगे वो है सिंपल पेंडुलम। सबसे पहली बात, सिंपल पेंडुलम होता क्या है। सिंपल पेंडुलम सिंपली एक मेटेलिक स्फीयर लें और उसको आप एक लाइट स्ट्रिंग के साथ हैंग कर दें, अटाई करके उसको हैंग कर दें, वो हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम बन जाएगा। मेटेलिक स्फीयर, उसको हमने क्या करना है, उसको एक लाइट स्ट्रिंग के साथ अटैच करके फिक्स करके हैंग कर देना, वो हमारे पास सिंपल पेंडुलम बन जाएगा। ये सपोज कर लें कि ये हमारे पास एक रिजिड स्पॉट है, ये आपकी लाइट स्ट्रिंग है। इस लाइट स्ट्रिंग की जगह पे मोस्टली हम नलकी का धागा यूज करते हैं और ये हमारे पास एक मेटेलिक स्फीयर है। मेटेलिक स्फीयर का अगर आप लोगों को याद हो तो हम जब 9th क्लास में वर्निंग कैलिपर या स्क्रू गेज को यूज करते हुए एक मेटेलिक स्फीयर का डायमीटर फाइंड करते हैं, वही सेम मेटेलिक स्फीयर हम यूज करते हैं इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम। हम यूज कर सकते हैं, अगर नहीं तो हम उसको यूज कर सकते हैं। ये आपका मेटेलिक स्फीयर है, दिस इज लाइट स्ट्रिंग। इसकी लेंथ आप सपोज कर ले हम एल यूज कर लेते हैं, एल इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अब ये कैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है वो हम डिस्कस करते हैं। इनिशियली जब आप उसको हैंग करते हैं तो ये इसकी मेन पोजीशन ओ है, ये रेस्ट पे होगा और इस पे कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही है। बाय फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें पता है कि जब भी कोई बॉडी रेस्ट पे होती है उस पे कोई भी नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती। अब ये रेस्ट पे है, इस पे कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही, क्यों? हालांकि इस पे नंबर ऑफ फोर्सेस कौन कौन सी हैं, अगर हम नंबर ऑफ फोर्सेस देखें तो इसका वेट W equal mg, this is acting vertically downward, and tension T in the string acting vertically upward. अब ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल बट डायरेक्शन में ऑपोजिट होने की वजह से एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रही हैं, लिहाजा आपका पेंडुलम जो है दैट इज द स्टेट ऑफ रेस्ट। हमें करना क्या है कि इसको स्लाइटली यहाँ से डिस्प्लेस करना है और एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाना है। ये हमने यहाँ पे इसको डिस्प्लेस किया और इस एक्सट्रीम पोजीशन पे ले गए। इस एक्सट्रीम पोजीशन का नाम रख दिया ए, दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन ए। यहाँ पे ले गए, जब यहाँ पे जाके हम इसको रिलीज करेंगे, फ्री करेंगे, तो ये बैकवर्ड मूव करेगा टुवर्ड्स इट्स मेन पोजीशन ओ। लेकिन कैसे मूव करेगा, रिस्टोरिंग फोर्स कहां से? लास्ट टॉपिक था हमारा मैस स्प्रिंग सिस्टम, उसमें रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग लगाता है मैस के ऊपर, लेकिन यहाँ पे कौन लगा रहा है? यहाँ पे देखिए वेट है, जब हम स्ट्रिंग को थोड़ा सा डिस्प्लेस करके एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके आते हैं तो वेट की एक प्रॉपर्टी आप लोगों को याद होगी कि हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड एक्ट करता है। वेट की जो डायरेक्शन है दैट इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। ये हमारे पास वेट है, यहाँ पे वेट और स्ट्रिंग के अंदर टेंशन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो टेंशन की डायरेक्शन ये है लेकिन वेट की डायरेक्शन ये है, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है। इसमें अब टेंशन टी जो है उसके अलोंग आपका मैस जो है, जो बॉब है, मेटेलिक स्फीयर जो है वो मूव नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? उसकी रीजन ये है कि यहाँ पे जब आप इसको पेंडुलम को या मेटेलिक बॉब को डिस्प्लेस करते हैं थ्रू अ स्मॉल एंगल थीटा और थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस एक्स, तो वेट के बन जाते हैं दो कंपोनेंट। एक कंपोनेंट है एम जी कॉस थीटा और एक कंपोनेंट है एम जी साइन थीटा। When bob is displaced from O to A, O is the mean position and A is the
एक्सट्रीम पोजीशन। जब बॉब को आप ओ से ए की तरफ लेके जाएंगे तो वेट के बन गए दो कंपोनेंट। अब वेट हमारे पास W इक्वल एम जी है, इसके जो दो कंपोनेंट बनेंगे, एक है एम जी कॉस थीटा और दूसरा है एम जी साइन थीटा। अब हमें पता है कि अगर हम इसको देखें कंपोनेंट कैसे आए हैं, सपोज कह लेंगे ये हमारे पास वेट है, ये किसका एक कंपोनेंट, ये दूसरा कंपोनेंट, यहां पे एंगल बनेगा थीटा। और हमें इस चीज का पता है कि थीटा के सामने वाला जो कंपोनेंट होता है वो उसके साथ साइन थीटा आता है, और जो थीटा के साथ होता है उसके साथ कॉस थीटा आता है। अब ये थीटा, इसके सामने वाला कंपोनेंट एम जी साइन थीटा, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा। अब ये जो एम जी कॉस थीटा है ये इसकी डायरेक्शन है, और ये बिल्कुल टेंशन टी के ऑपोजिट है। कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा की डायरेक्शन टेंशन टी के ऑपोजिट है। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, पीछे एक कंपोनेंट बचेगा एम जी साइन थीटा, और इसकी डायरेक्शन है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अब ये बातें जो हमने बोली हैं पहले, इनिशियली व्हेन बॉल और बॉब इज एट रेस्ट एट इट्स मीन पोजीशन, नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट, ये बात हमने कह ली। व्हेन बॉब इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ओ टू ए, नेट फोर्स इज नॉट जीरो। अब उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो नहीं है। कहां से ये फोर्स? रिजॉल्व वेट एम जी इनटू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स एम जी कॉस थीटा एंड एम जी साइन थीटा। फिर हमने कहा कि एम जी कॉस थीटा और टेंशन टी दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा इज अलोंग द स्ट्रिंग, इसकी जो डायरेक्शन है वो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन टी के पैरेलल, एंटी पैरेलल कहेंगे हम क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है। एंड हेंस देयर इज नो मोशन अलोंग द स्ट्रिंग, और ये कैंसिल कर देता उसको। एंड कैंसल टेंशन टी इन द स्ट्रिंग, कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा टेंशन जो है स्ट्रिंग के अंदर उसको कैंसिल करेगा, और आपका जो मोशन है ये नेट फोर्स है अलोंग दिस डायरेक्शन वो जीरो हो जाएगी। अब पीछे ये एक कंपोनेंट बच गया एम जी साइन थीटा, ये उसको बैकवर्ड लेके आता है, और यही फोर्स है जो एज अ रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करती है। कंपोनेंट एम जी साइन थीटा bring the bob towards its mean position O and acts as a restoring force। अब ये इसको लेके आ रहे हैं। अब बाकी सारे पॉइंट्स वही हैं। when bob starts moving towards O, जब बॉब पोजीशन ए से O की तरफ मोशन स्टार्ट करती है, तो चूंकि डिस्प्लेसमेंट कम होता जा रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स कम होती जाएगी। अगर यहां से हम देखें एंगल थीटा की वैल्यू कम होती जाएगी, जो आपका स्फीयर जो है, जो बॉब है वो ओ से ए की तरफ आती जाएगी, उसकी मोशन एक ओ की तरफ आएगी, एंगल जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। एंगल के डिक्रीज होने की वजह से साइन थीटा की वैल्यू कम होती जाएगी, और साइन थीटा की वैल्यू कम होने की वजह से रिस्टोरिंग फोर्स कम होती जाएगी। यहां पर मेरे पास जो रिस्टोरिंग फोर्स है एफ, दैट इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, ये हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स है उसको वापस ला रही है। अब थीटा की वैल्यू कम होने की वजह से साइन थीटा की वैल्यू कम होती जाएगी और रिस्टोरिंग फोर्स कम होती जाएगी, बट स्पीड बढ़ती जाएगी। अब स्पीड क्यों बढ़ रही है, ये भी हमने कल बात की थी कि फोर्स और मोशन की डायरेक्शन सेम है, लिहाजा स्पीड बढ़ती जाएगी। जब बॉल आ जाएगी पोजीशन ओ पे, एट पोजीशन ओ, स्पीड ऑफ द बॉल विल बी मैक्सिमम, but restoring force becomes zero. Maximum speed but does not stop. Stop नहीं करती है। क्यों नहीं स्टॉप करती? मोशन स्टार्ट करती है टुवर्ड्स द बी। अब इसकी रीजन हमने डिस्कस की थी कि स्पीड यहाँ पे आगे मैक्सिमम है, इसके बावजूद बॉल रिस्टोरिंग फोर्स जीरो है। ए से ओ की तरफ फोर्स लेके रिस्टोरिंग फोर्स, यहाँ पे आके वो फोर्स जीरो होगी, लेकिन बॉल रुकेगी नहीं, वो आगे की तरफ मूव करेगी बिकॉज ऑफ इनर्शिया, क्योंकि इनर्शिया जो है वो उसको लेके जाता है मीन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, बट डज नॉट स्टॉप ड्यू टू इनर्शिया एंड मूव टुवर्ड द पोजीशन बी। पोजीशन बी जो है ये हमारे पास दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन बी है। जो ही बॉल ओ से बी की तरफ मोशन स्टार्ट करेगी, एंगल थीटा फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा,
जिससे रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ना शुरू हो जाएगी और स्पीड कम होना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि स्पीड की डायरेक्शन और रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है। स्पीड्स आर मोशन टुवर्ड्स द बी एंड रिस्टोरिंग फोर्स टुवर्ड्स द ए, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, लिहाजा स्पीड कम होना शुरू हो जाएगी। जब बॉल पहुंच जाएगी पोजीशन बी पे तो उसकी स्पीड 0 हो जाएगी बट रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम। While moving towards the B, B is the extreme position. Its speed is decreasing and restoring force is increasing. At position B, it has zero speed. इसकी स्पीड 0 हो जाएगी and has maximum restoring force. Restoring force maximum होगी और ये restoring force क्या करेगी? उसको वापस खींच के लाएगी towards the position O. इन दिस वे, अब इसी तरह से बॉडी जो है, ये जो बॉब है, ये टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन को कंटिन्यू रखेगी अबाउट द मीन पोजीशन हो, और ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब एक चीज हमने नोट की है, जब भी बॉडी मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाती है, चाहे वो एक्सट्रीम हो ए या हो एक्सट्रीम बी, उसकी स्पीड कम होना शुरू होती है, और जो ही वो एक्सट्रीम से मीन की तरफ आती है उसकी स्पीड बढ़ना शुरू होती है। अब देखिए जरा, जब बॉल आएगी एक्सट्रीम से मीन की तरफ, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम है, स्पीड बढ़ेगी, एक्सेलरेशन होगा पॉजिटिव, और जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है तो उसकी डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन हम लेते हैं, तो वो उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द ओ होगी। जब बॉल मूव करेगी ओ से बी की तरफ, यानी कि मीन से एक्सट्रीम की तरफ, रिस्टोरिंग फोर्स उसकी मोशन को अपोज करेगी, वेलोसिटी और स्पीड की डायरेक्शन टुवर्ड्स द पोजीशन बी होगी। अब यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज करेगी और एक्सेलरेशन होगा नेगेटिव। नेगेटिव एक्सेलरेशन मीन इसकी डायरेक्शन मोशन के ऑपोजिट है, मोशन टुवर्ड्स द बी, एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द ओ। दोनों केसेस में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द पोजीशन ओ, दैट इज द मेन पोजीशन। हमने नोट की फॉर्म में लिख दिया है, it is observed that when Bob moved from extreme to mean position, its speed increases. अब स्पीड इंक्रीज क्यों करती है? उसकी रीजन ये है कि स्पीड एंड रिस्टोरिंग फोर्स आर इन द सेम डायरेक्शन, while moving from mean to extreme position, speed decreases because velocity and restoring force are opposite. अब ये शो करता है कि एक्सेलरेशन ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, और अगर एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द मोशन हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब क्योंकि यहाँ पे हम सिंपल पेंडुलम को ले रहे हैं, ये बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा है, तो एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने का जो टाइम है उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड, और इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम टाइम पीरियड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है T इक्वल है 2 पाई स्क्वायर रूट L ओवर G। L यहाँ पे लेंथ ऑफ पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड उसकी लेंथ पे डिपेंड करते हैं, ना कि उसके मैस पे। तो ये थी हमारी आज की एक्सप्लेनेशन, जिसमें हमने सिंपल पेंडुलम को यूज करके सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट जो है हमारा लेक्चर है उसमें हम नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल है हमारी बॉल एंड बॉल सिस्टम, उसको लेंगे और फिर हम सेम टॉपिक सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक्सप्लेन करेंगे। तब